तो आपसे कह रहा है यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 दिया है, कह रहा है संख्याओं 4 के पावर जो है n पर विचार कीजिए, जहाँ n क्या है जी, प्राकृत संख्या है। और हमने बतलाया था प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की जितनी भी संख्या है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या है, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n जो है का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो है 4n का घात जो है, सॉरी 4n जो है घात है अगर 4 का, तो अंक शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। इसके कहने का मतलब है अगर 4 की जगह पर यहाँ n है, यहाँ पे जो उसका घात है उसका घात n है, अगर n के जगह पर हम कोई प्राकृत संख्या जैसे 1 ले, 2 ले, 3 ले, डैश डैश कोई भी प्राकृत संख्या ले, तो क्या ऐसा आएगा कि इसके इकाई स्थान पे, यानी कि इकाई स्थान पे यहाँ कोई भी संख्या है, दहाई सैकड़ा पे कोई भी संख्या है, लेकिन इकाई स्थान पे क्या 0 आएगा? तो यही हम लोगों को बतलाना है। तो देखिए कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे एक ही कंडीशन में 0 आता है, या तो आप 2 गुने 5 कर ले, 2 गुने 5 कर ले, क्योंकि 5 गुना कितना होता है 10 होता है, और 10 में किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा 10 से, तो क्या होगा जी, उस संख्या के इकाई स्थान पे 0 आएगा ही आएगा। यानी कि आप इधर कोई भी संख्या लीजिए, 5 अगर लेते हैं तब भी आप 10 से अगर गुना कीजिएगा तो 50 आएगा, ठीक है। 6 लेते हैं, अगर 6 से 10 में गुना की 6 से 10 में गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या यहाँ पे इसके जगह पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसके जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा, लेकिन आपको 10 रखिएगा। अगर उसके जो है आभाज्य गुणनखंड में अगर 10 आएगा, यानी कि 2 गुने 5 आएगा, तभी जो वो संख्या जो है इकाई स्थान पे समाप्त होगी, यानी कि उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो देखिए यानी कि ये कन्फर्म है कि अगर कोई भी संख्या के जो है इकाई स्थान पे लास्ट में 0 आता है तो वो संख्या में 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल होगा, क्योंकि वही जो उसके इकाई स्थान पे क्या ला सकता है जी, 0 ला सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी। लिखेंगे यहाँ पे हल, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, क्या चीज जी, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह अंक शून्य पर समाप्त होगा। हमें क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 का घात कितना भी हो सकता है, 2 का घात 1 आए या 5 का घात 1 आए, 5 का घात 2 आए या 2 का घात 4 आए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 का घात जो है n का अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं अगर 4 का, तो क्या होगा जी, 2 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 2, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी घात कितना है, n है। अगर इसको हम लिखे तो 2, ठीक है, 2 का घात कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें क्या अनिवार्य रूप से नहीं आ रहा है, अगर कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या यहाँ पे रख लीजिएगा, इस n के जगह पर कोई भी संख्या रख लीजिएगा प्राकृतिक संख्या, तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो लिखेंगे इसके इकाई अंक शून्य पर
शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी n कोई भी अगर रखते हैं, n की जगह पर कोई भी अगर संख्या रखते हैं तो क्या होगा जी, n जो है आपका 4 का घात कोई भी संख्या अगर रखते हैं तो वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये जो था अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, उसका घात कुछ भी हो, अगर इकाई स्थान में पूछ दे कि 0 आएगा या नहीं आएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, अनिवार्य रूप से आना चाहिए। जब आ जाएगा तो वो संख्या का इकाई स्थान जो होगा वो शून्य पे समाप्त होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अब चलिए